दोस्तों, सुनो कहानी रोज़ चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको भविष्य में हर कहानी आसानी से मिल जाए। तो चलिए, आज की कहानी हम शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। रत्नागिरी नामक शहर में रामचरण नाम का एक सीधा साधा व्यापारी रहता था। वह अपने आप में ही मस्त रहने वाला व्यक्ति था। रामचरण दूर दूर के देशों में अपना व्यापार करता था। जहाँ पर जो चीज़ वह सस्ती देखता था उसे खरीद लेता, और दूसरे देश में जाकर जहाँ पर उस वस्तु की अधिक मांग होती थी उसे ऊंची कीमत पर बेच देता था। एक बार रामचरण को खबर मिली कि सूर्यद्वीप नामक देश में चंदन बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है और वहाँ पर चंदन की बहुत ही मांग है। इस खबर के बाद वह सोचने लगा कि हमारे यहाँ तो चंदन बहुत सस्ता है, इसलिए अपने यहाँ से चंदन की लकड़ियाँ खरीद कर सूर्यद्वीप नामक देश में बेचने जाऊँगा, जिससे मुझे काफ़ी मुनाफा हो सकता है। काफ़ी सोच विचार करने के बाद रामचरण ने अपनी सारी संपत्ति बेचकर चंदन की लकड़ियाँ खरीद ली, और फिर पानी के जहाज में सारी लकड़ियाँ लदवा कर वह सूर्यद्वीप की ओर रवाना हो गया। एक सप्ताह की यात्रा के बाद उसका पानी का जहाज सूर्यद्वीप की बंदरगाह पर जा लगा। रामचरण ने सोचा कि मैं पहले चलकर बाजार के हालचाल मालूम कर लेता हूँ, उसके बाद ही जहाज से अपना माल उतरवाऊंगा। जल्दी ही सूर्यद्वीप के व्यापारियों में यह खबर फैल गई कि एक व्यापारी लाखों रुपए का चंदन लेकर उनके देश में बेचने के लिए आया है। उड़ते उड़ते यह खबर वहीं के एक चंदन व्यापारी के कानों में पड़ गई। वह चिंतित हो उठा और सोचने लगा कि अगर यह व्यापारी यहाँ पर आकर अपना व्यापार करेगा तो मेरी बिक्री कम हो जाएगी। हो सकता है कि मेरा धंधा ही चौपट हो जाए। मुझे कोई ऐसी तरकीब लगानी चाहिए कि वह व्यापारी शहर में दाखिल होने से पहले ही मेरे जाल में फंस जाए। यह सोचकर सूर्यद्वीप का वह व्यापारी, जिसका नाम भीकम चंद था, चंदन की कुछ लकड़ियां लेकर एक घोड़ा गाड़ी पर सवार हुआ और रामचरण से मिलने के लिए चल दिया। रामचरण नगर के बाहर उन व्यापारियों के पड़ाव के साथ ठहरा हुआ था जो सूर्यद्वीप में व्यापार करने के लिए आए हुए थे। शहर से बाहर अनेक तंबू लगे हुए थे जिनमें बहुत सारे व्यापारी ठहरे हुए थे। उन्हीं में से एक तंबू रामचरण का भी था। रामचरण अपने तंबू में बैठा हुआ यह सोच रहा था कि आज शहर के बाहर के इलाके में मुझे कोई अच्छी खबर हाथ नहीं लगी, लेकिन कल मैं शहर के अंदर जाकर चंदन के भाव मालूम करूंगा। हो सकता है कि वहां पर मुझे चंदन के अच्छे भाव मिल जाएं। दूसरी तरफ भीकम चंद ने रामचरण के तंबू के पास ही अपना तंबू भी गाड़ दिया था। जब रात हुई तो भीकम चंद ने रोटियां पकाने के लिए चंदन की लकड़ियों को जलाना शुरू कर दिया। लकड़ियों के जलने से व्यापारी रामचरण की नाक में चंदन की सुगंध पड़ी तो वह सोचने लगा कि अरे, यह चंदन की लकड़ियां कौन जला रहा है? यहाँ पर तो चंदन के भाव बहुत ही ऊंचे हैं, फिर यह कौन है जो इस तरह से उन्हें जलाकर बर्बाद कर रहा है? चलकर देखना चाहिए। वह तुरंत अपने तंबू से बाहर निकला और चंदन की सुगंध को सूंघता हुआ भीकम चंद के तंबू के पास जा पहुंचा। उसे यह देखकर बहुत ही हैरानी हुई कि एक आदमी चंदन की लकड़ियां जलाकर रोटी पका रहा था। रामचरण उससे कहने लगा कि अरे भाई, तुम कौन हो और तुम चंदन की इतनी कीमती लकड़ियों को इस तरह से जलाकर बर्बाद क्यों कर रहे हो? भीकम चंद बोला, आओ भाई बैठो, मेरा नाम भीकम चंद है। मैं सूर्यद्वीप का ही रहने वाला हूँ और यहाँ पर चंदन का व्यापार करता हूँ। लेकिन भाई, तुम कौन हो और तुमने चंदन को कीमती क्यों कहा? रामचरण बोला, मेरा नाम रामचरण है। मैं रत्नागिरी नामक देश से यहाँ पर चंदन का व्यापार करने के लिए आया हूँ। मैंने तो सुना था कि सूर्यद्वीप में चंदन बहुत ही महंगा बिकता है, लेकिन तुम तो चंदन को ईंधन की तरह जला रहे हो। जब भीकम चंद ने देखा कि उसका तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है तो वह हमदर्दी जताने का नाटक करते हुए बोला, अरे भाई, बड़े अफसोस की बात है कि तुम यहाँ पर चंदन का व्यापार करने के लिए आए हो। यहाँ तो चंदन कौड़ियों के भाव बिकता है। उसकी बात सुनकर रामचरण के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। वह घबराकर बोला, क्या कहा श्रीमान?
मैं तो अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर चंदन की लकड़ियां खरीद कर यहाँ पर बेचने लाया हूँ। अगर वह अच्छी कीमत पर ना बिकी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बेगमचंद बोला, देखो भाई, मैं गलत नहीं कह रहा। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो कल सुबह शहर में जाकर किसी से भी पूछ लेना। अब तो रामचरण की आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। वो सोचने लगा कि अब मेरा क्या होगा। अगर मेरा चंदन ना बिका तो मैं अपने देश भी वापस नहीं लौट सकूंगा। रामचरण को सोच में डूबा हुआ देखकर वो बोला, मित्र, तुम बिल्कुल दुखी मत हो। पता नहीं क्यों तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझे तुम पर दया आ रही है। तुम मेरे मेहमान हो और तुम्हारी चरणता करना अब मेरा फर्ज है। तुम ऐसा करो कि कुछ देर के बाद तुम मेरे साथ शहर में चलना। मैं तुम्हारा चंदन खरीद लूंगा और तुम अपने चंदन के बदले में उतने ही वजन की जो भी चीज़ चाहो वह मुझसे ले लेना। मैं खुशी से वह चीज़ तुम्हें दे दूंगा। भीकमचंद की बात सुनकर रामचरण को कुछ तसल्ली हुई और वह बोला, ठीक है भाई, मुझे तुम्हारा यह प्रस्ताव मंजूर है। इसके बाद भीकमचंद कहने लगा, लेकिन भाई, मुझे एक बात का डर है। रामचरण बोला कि किस बात का डर, जल्दी बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। भीकमचंद बोला, हो सकता है कि शहर में पहुंचकर मेरे घर परिवार के लोग मुझे ऐसा ना करने दें। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बारे में मेरा और तुम्हारा एक लिखित समझौता हो जाना चाहिए। रामचरण बोला, ठीक है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और इसके बाद दोनों के बीच में एक लिखित समझौता हो गया। दोनों ने उस पर अपने अपने हस्ताक्षर किए और गवाहों के हस्ताक्षर भी करवाए गए। इसके बाद समझौते की एक एक नकल दोनों ने अपने पास रख ली। बाद में भीकमचंद कहने लगा कि चलो भाई, मेरे पास घोड़ा गाड़ी है, उसी से नगर में चलते हैं। वहां पर मैं तुम्हें एक सराय में ठहरवा दूंगा और एक दो दिन में मैं तुमसे सारा चंदन लेकर उतने ही वजन की तुम्हें मुंह मांगी वस्तु दे दूंगा। रामचरण ने कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद भीकमचंद ने अपना सारा सामान घोड़ा गाड़ी पर रखवाया और रामचरण को लेकर शहर की तरफ चल दिया। शहर में पहुंचकर भीकमचंद ने रामचरण को एक सराय में ठहरवा दिया और अगले दिन मिलने का वादा करके वहां से चला गया। उस सराय का मालिक एक बहुत ही प्रतिष्ठित और नेक आदमी था। वह रामचरण के लिए भोजन लेकर आया और कहने लगा कि आप परदेसी मालूम पड़ते हैं, आप यहाँ पर किस लिए पधारे हैं? रामचरण बोला, मैं रत्नागिरी नामक द्वीप से यहाँ पर चंदन का व्यापार करने के लिए आया हूँ, लेकिन लगता है मुझे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। सराय का मालिक यह सुनकर हैरान हो गया और बोला, क्या कहा आपने? चंदन के व्यापार में नुकसान उठाना पड़ेगा? यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? रामचरण बोला, हाँ भाई, मैं तो यही सोचकर आया था कि यहाँ पर चंदन बहुत ही महंगा बिकेगा, लेकिन मेरा विचार गलत साबित हुआ और मुझे अपनी सारी दौलत का चंदन कौड़ियों के भाव बेचना पड़ रहा है। रामचरण की यह बात सुनकर सराय का मालिक मुस्कुराया और बोला कि शायद आपको किसी ने बहका दिया है। चंदन तो यहाँ पर हीरे मोतियों से भी अधिक महंगा बिकता है। रामचरण ने कहा, सच? क्या तुम सच कह रहे हो? सराय मालिक बोला कि यह बात तो नगर का बच्चा बच्चा जानता है। लगता है कि आप किसी के धोखे में आ गए। वैसे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठग हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अगर किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो आवाज़ लगा दीजिएगा। यह कहकर सराय का मालिक वहां से लौट गया। बेचारा रामचरण मन मसोस कर रह गया। वह सोचने लगा, अच्छा, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ के व्यापारी ने मुझे ठगने के लिए यह सारा षड्यंत्र रचा था और मैं आसानी से उसके बिछाए हुए जाल में फंस गया। परंतु अब तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने कई लोगों के सामने उसके साथ लिखित समझौता जो कर लिया है। दूसरे दिन रामचरण अपना मन बहलाने के लिए नगर की सैर को जा निकला। उसे एक जगह पर कुछ लोग शतरंज खेलते हुए नजर आए। उसने सोचा कि क्यों ना कुछ देर तक शतरंज खेलकर अपना मन बहला लिया जाए। व्यापारी भीकमचंद भी शाम को ही आएगा। यह सोचकर रामचरण उन लोगों के पास जाकर कहने लगा कि भाइयों, क्या मैं भी आपके साथ शतरंज खेल सकता हूँ? बहुत दिन हो गए मुझे शतरंज को हाथ लगाए हुए। उन लोगों में से एक ने कहा, भाई, हम तो एक ही शर्त पर शतरंज खेलते हैं
कि हारने वाले आदमी को जीतने वाले आदमी की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। अगर तुम्हें हमारी शर्त मंजूर हो तो तुम भी बैठ जाओ। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि जब इंसान के बुरे दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। रामचरण के साथ भी यही हुआ। उसने बिना सोचे समझे उन लोगों की शर्त को मान लिया और उनके साथ शतरंज खेलने को तैयार हो गया। नतीजा यह हुआ कि रामचरण शतरंज में हार गया और साथ ही वह शर्त भी हार गया। रामचरण बोला, ठीक है भाई, मैं हार गया, बोलो अब तुम्हारी क्या आज्ञा है। जीतने वाले आदमी ने कहा, तुम्हें पास में ही मौजूद समुद्र का सारा पानी पीना पड़ेगा। यह सुनकर रामचरण का मुंह खुला का खुला रह गया। वह बोला, क्या? और फिर वह गुस्से में आकर कहने लगा, यह तुम क्या बक रहे हो? भला इस असंभव बात को कौन पूरा कर सकता है? जीतने वाला व्यक्ति बोला, तुम्हें शर्त के मुताबिक मेरे आदेश का पालन करना ही होगा, वरना सजा के लिए तैयार हो जाओ। खेल को देखने के लिए जमा हुए बाकी लोग भी जीतने वाले आदमी की हाँ में हाँ मिलाने लगे और कहने लगे कि तुम्हें इसके आदेश का पालन करना ही होगा। इस बात को लेकर उन लोगों और रामचरण के बीच में झगड़ा होने लगा। देखते ही देखते वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। उस भीड़ के अंदर एक कान्हा ठग भी मौजूद था, जिसकी सिर्फ एक ही आंख थी। वह सोचने लगा कि यह अच्छा मौका है, यह मुर्गी दोबारा हाथ नहीं लगेगी। वह कान्हा आदमी आगे बढ़ा और कहने लगा कि भाइयों, यह धूर्त आपकी बात हरगिज नहीं मानेगा, क्योंकि मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा तो यही होगा कि आप लोग इसे कोतवाल के पास ले जाओ। वहां पर मौजूद लोग कहने लगे कि तुम कौन हो और तुम इसे कैसे जानते हो? वह एक आंख वाला कान्हा आदमी बोला, भाइयों, यह एक धूर्त ठग है। इसने मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर मेरी एक आंख चुरा ली और मैं सिर पीट कर रह गया। बाकी लोगों ने कहा, क्या सचमुच? वह बोला, और नहीं तो क्या, तभी तो मैं कान्हा हो गया। उस कान्हा आदमी की बात सुनकर रामचरण बुरी तरह से घबरा गया और सोचने लगा कि अब यह कौन सी नई मुसीबत गले पड़ गई। भला कोई किसी की आंख भी चुरा सकता है? जबकि वह कान्हा आदमी रो रो कर लोगों से कह रहा था, भाइयों, मेरी आंख भी ठीक ऐसी ही थी जैसे कि इस आदमी की है। पहले यह आदमी कान्हा था और फिर इसने मेरी एक आंख चुराकर अपनी आंख की जगह पर लगा ली और मुझे बदसूरत बना दिया। भगवान के लिए आप लोग इससे मुझे मेरी आंख दिलवा दीजिए। काने आदमी का इतना कहना था कि भीड़ गुस्से से चिल्ला उठी, हाँ, निकाल लो इस मक्कार आदमी की आंख, निकाल लो और उसे उसके मालिक को दे दो। रामचरण बोला, रुक जाओ आप लोग, यह आदमी झूठ बोल रहा है। तभी भीड़ में से एक और आदमी उठा और बोला, ठहरो भाइयों, इसकी एक आंख निकालने के साथ ही साथ मेरा भी इंसाफ करो। रामचरण की तरफ बढ़ती हुई भीड़ रुक गई और उस आदमी से पूछने लगी, क्या हुआ? क्या इसने तुम्हारे साथ भी कोई चालाकी की है? वह बोला, हाँ भाइयों, इस दुष्ट ने कुछ दिन पहले मुझसे मेरा लोहे का पजामा ठग लिया। कृपया करके इस आदमी की आंख के साथ साथ मेरा लोहे का पजामा भी इससे दिलवाने में मेरी सहायता करो। उस आदमी का इतना कहना था कि भीड़ ने रामचरण को पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी और उसे खाने की आंख और लोहे के पजामे की मांग करने लगी। बेचारा रामचरण चक्कर खाकर रह गया और अपने दुर्भाग्य पर पछताने लगा। भीड़ के हाथों बचने का उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। भीड़ में मौजूद सभी लोग कह रहे थे कि काने की आंख वापस करो, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। बताओ, उस भले आदमी का लोहे का पजामा कहां पर है, वरना तुम हमारे हाथों से बचोगे नहीं। रामचरण सोचने लगा, हे भगवान, यह तुमने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया। अब मेरी सहायता करो। भगवान को जैसे उस पर दया आ गई और उसने रामचरण की प्रार्थना सुन ली और सहायता के लिए सराय के मालिक को वहां पर भेज दिया। सराय के मालिक ने रामचरण को पिटते हुए देखा तो सोचने लगा, अरे यह तो वही भला मानस है जो कल से मेरी सराय में आकर ठहरा हुआ है। लोगों ने मार मार कर इसकी क्या हालत कर दी है। मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। सराय के मालिक ने तुरंत आगे बढ़कर भीड़ को शांत किया और उनसे सारी बात पूछी। असलियत जानने के बाद उसे यह समझते देर नहीं लगी
कि रामचरण एक ठगों के जाल में फंस चुका है और यह सभी ठग उसे अलग अलग तरीके से ठगना चाहते हैं। सब कुछ समझने और पूछने के बाद वह भीड़ से बोला कि सुनो भले आदमियों, यह आदमी बहुत मार खा चुका है। अब इसे आप मेरी जमानत पर छोड़ दीजिए। यह मेरी सराय में ठहरा हुआ है। आप लोग जब कहेंगे, जिस हालत में कहेंगे, मैं इसे आपके सामने पेश कर दूंगा। सराय के मालिक की ईमानदारी और नेक दिली की पूरे शहर में धाक थी, इसलिए भीड़ ने उसकी बात मान ली और सब अपने अपने घर चले गए। सराय का मालिक रामचरण से कहने लगा, आओ भाई, हम सराय में चलते हैं। वहां पहुंचकर मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर दूंगा। सराय पहुंचकर सराय के मालिक ने सबसे पहले रामचरण की मरहम पट्टी की और फिर बोला, सुनो भाई, यह शहर ठग और बदमाशों से भरा पड़ा है और तुम उनके जाल में बुरी तरह से फंस चुके हो। लेकिन तुम एक भले आदमी हो, इसलिए इस मुसीबत से छुटकारा पाने का एक उपाय मैं तुम्हें बता सकता हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस शहर में जितने भी ठग और बदमाश हैं, उन सबका एक उस्ताद है जो आंखों से अंधा है। यह सारे ठग बदमाश शाम को उसी के पास जाकर अपनी अपनी करतूतों को सुनाते हैं और वह अंधा उस्ताद इनकी योजनाओं में कमी बताकर इनको नई नई तरकीबें बताता है। जैसे भी हो सके तुम आज रात को ही अपना भेष बदलकर वहां पर चले जाओ। जिन लोगों ने तुम्हें अपने जाल में फंसाया है वह भी वहां पर जरूर आएंगे। ठगों का अंधा उस्ताद जो भी सलाह उन्हें दे वह तुम बड़े ध्यान से सुन लेना। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे फायदे की कोई ना कोई बात तुम्हें वहां पर अवश्य मिल जाएगी और तुम इस मुसीबत से छुटकारा पा जाओगे। उसकी बात सुनकर रामचरण कहने लगा, आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज रात को ही उस ठगों के उस्ताद के अड्डे पर जाऊंगा। इसके बाद सराय के मालिक ने रामचरण को उस अड्डे की पूरी जानकारी दी और रास्ता समझा दिया। उसी रात को रामचरण ने अपना भेष बदला और ठगों के अड्डे पर जा पहुंचा और एक कोने में जाकर छिप बैठा। ठगों का उस्ताद अपने बाकी के ठगों का इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर के बाद 10 से 15 बदमाश और ठग वहां पर आ गए। इनमें वह ठग भी शामिल थे जिन्होंने रामचरण को फंसाया था। सबसे पहले चंदन के व्यापारी ने अपना किस्सा सुनाया और अपनी चालाकी की खूब तारीफ करते हुए अंधे उस्ताद से कहने लगा कि उस्ताद, मेरी तरकीब कैसी रही? मुझे विश्वास है कि कल मेरे लाखों के वारे न्यारे हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर अंधा उस्ताद जोर से हंसा और फिर बोला, अरे भाई, तुम तो अपनी चालाकी में खुद ही फंस गए। तुमने उस आदमी के साथ लिखित में समझौता किया है कि चंदन के बदले में जो भी चाहोगे वह तुम्हें दूंगा। अब जरा सोचो, अगर उस आदमी ने चंदन की लकड़ी के बदले में पिस्सू नाम का कीड़ा मांगा तो तुम उसे क्या दोगे? क्योंकि पिस्सू तो इतना हल्का होता है कि अगर तुम सारी उम्र भी सर पटकते रहो तो भी पाव भर पिस्सू इकट्ठे नहीं कर पाओगे। तुमने इस बात का भी ख्याल नहीं किया होगा। अंधे उस्ताद की बात सुनकर चंदन का व्यापारी हक्का बक्का सा रह गया। उसके बाद शतरंज खेलने वाले उस आदमी ने अपना किस्सा बयां किया तो अंधा उस्ताद बोला, तुम भी धोखा खा गए बच्चे। अगर उस आदमी ने तुमसे यह कहा कि शर्त के मुताबिक मैं सारे समुद्र का पानी पीने को तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम्हें उन नदियों को बंद करना होगा जो हर समय समुद्र में गिरती रहती हैं और पानी को बढ़ाती रहती हैं, तो तुम क्या करोगे? शतरंज जीतने वाला आदमी भी अपने उस्ताद की बात सुनकर चुप हो गया। उसके बाद तीसरे ठग यानी कि उस काने आदमी ने अपनी चतुराई की कहानी सुनाई। अंधा उस्ताद बोला, अरे मूर्ख, यह झूठा चोरी का इल्जाम लेकर तुम कोतवाल की कचहरी में मत जाना, वरना तुम ही मुसीबत में पड़ जाओगे। मान लो उस आदमी ने कह दिया कि वह तुम्हें तुम्हारी दूसरी आंख देने को भी तैयार है। उसे तुम्हारी दूसरी आंख भी चाहिए होगी ताकि वह तुम्हारी एक आंख से पहले वाली आंख को मिला सके। अगर दोनों आंखें एक जैसी हुई तो वह तुम्हारी आंख भी लौटा देगा, वरना तुम्हारा दावा झूठा साबित हो जाएगा। फिर तुम क्या करोगे? अंधे उस्ताद की बात सुनकर काने आदमी के होश उड़ गए। सबसे आखिर में लोहे का पजामा वाला ठग अपनी करतूत सुनाने लगा। उस्ताद बोला, तुम्हारी योजना भी गलत है। अगर वह आदमी यह कह दे कि वह तुम्हें लोहे का पजामा सिल कर देने को तैयार है, लेकिन उसे सिलने के लिए पहले लोहे का धागा चाहिए, तो फिर तुम क्या करोगे?
यह सुनकर वह सोचने लगा कि मेरी तो सारी योजना उस्ताद ने बिगाड़ दी। इसके बाद वह चारों ठग आपस में सलाह मशवरा करने लगे और अपने उस्ताद से बोले कि उस्ताद जी, वो व्यापारी तो एक नंबर का मूर्ख आदमी है। भला ऐसी अक्लमंदी की बातें उसके दिमाग में कहाँ से आएंगी। हम तो कल ही कोतवाल की कचहरी में जाएंगे। व्यापारी रामचरण अपनी जगह पर छिपा हुआ शांति से सब कुछ सुन रहा था। वह सोचने लगा कि सराय के मालिक ने जो मुझे बताया था वह उपाय तो बहुत ही कामयाब रहा। अब मैं इन सबको मजा चखाऊंगा। अगले दिन चंदन का व्यापारी भीकम चंद, जो कि असल में एक ठग था, वो रामचरण के पास आया। रामचरण ने उसे चंदन की लकड़ियां देने से साफ साफ मना कर दिया। यह सुनकर ठग भीकम चंद कहने लगा, अरे धोखेबाज, तुमने मेरे साथ लिखित समझौता किया है। ठीक है, अब मैं तुम्हें कोतवाल की कचहरी में ही देखूंगा। 2 दिन के बाद रामचरण सराय के मालिक को साथ में लेकर कोतवाल की कचहरी में हाजिर हुआ। सबसे पहले व्यापारी भीकम चंद का मामला पेश किया गया। रामचरण बोला, हुजूर, मैं समझौते के अनुसार भीकम चंद को चंदन की सारी लकड़ियां देने को तैयार हूं, लेकिन यही समझौते में लिखी हुई बात से मुकर रहा है। भीकम चंद बोला, यह झूठ बोलता है हुजूर, मैं वस्तु देने को तैयार हूं जो यह मांगे। तब रामचरण ने कहा, तो तुम चंदन की लकड़ियों के वजन के बराबर मुझे पिस्सू लाकर दे दो। यह सुनते ही भीकम चंद के होश उड़ गए। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, हुजूर, मैं इतने पिस्सू कहाँ से लेकर आऊंगा? वह तो बहुत ही हल्का होता है। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपना दावा वापस लेता हूँ। कोतवाल ने उसे फटकारते हुए 10,000 सोने के सिक्कों का जुर्माना लगाया और उसमें से 5,000 सोने के सिक्के रामचरण को दिलवा दिए। इसके बाद दूसरे ठग की बारी थी। उसने लोहे का पजामा चोरी होने का इल्जाम लगाया। रामचरण बोला, हुजूर, मुझे लोहे का पजामा सिलने के लिए लोहे का धागा दिलवाया जाए और मैं उस लोहे के धागे से लोहे का पजामा सिल दूंगा। यह सुनकर वह ठग थर थर कांपने लगा। कोतवाल ने उसे 50 कोड़े मारने और 6 महीने के लिए कारागार में डालने का आदेश दिया। अब तीसरा यानी कि उस काने आदमी का नंबर आया। रामचरण बोला, हुजूर, अगर इसका यह दावा सच्चा है तो मैं अपनी एक आंख इसे देने को तैयार हूँ, लेकिन पहले यह अपनी दूसरी आंख निकाल कर मेरे सामने रखे, फिर मैं इसकी आंख के साथ अपनी निकाली गई आंख को मिलाऊंगा। अगर दोनों आंखें एक जैसी साबित हुई तो मैं इसे अपनी आंख दे दूंगा। काना आदमी घबरा गया और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसे भी 50 कोड़े और 6 महीने की जेल हुई। सबसे आखिर में शतरंज की शर्त लगाने वाला वो ठग पेश हुआ। कोतवाल ने पूछा, रामचरण, तुमने समुद्र का पानी क्यों नहीं पिया? रामचरण बोला, हुजूर, मैं इसके आदेश का पालन करने को तैयार हूँ, लेकिन आप इससे कहिए कि पहले उन सारी नदियों का पानी रुकवा दे जो हर समय समुद्र में गिरती रहती हैं। अगर वह पानी गिरता रहा तो मैं समुद्र को खाली कैसे कर पाऊंगा? कोतवाल रामचरण की अक्लमंदी से बहुत खुश हुआ और उस ठग को नदियों का पानी रोकने का आदेश दिया। ठग पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। कोतवाल ने उसे 100 कोड़े और 6 महीने की जेल की सजा सुनाई। कोतवाल ने रामचरण को बेकसूर घोषित किया। रामचरण सराय के मालिक के साथ खुशी खुशी सराय वापस आया। कुछ दिन वहां बिताने के बाद रामचरण ने अपनी सारी चंदन की लकड़ियां अच्छे दामों पर बेच दी और खूब सारा मुनाफा कमाकर खुशी खुशी अपने देश की ओर रवाना हो गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।